हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम स्टेम डोमेन के जो बच्चे हैं जो क्लास 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर नॉन मेडिकल में, आज के इस वीडियो में हम दोनों ही स्ट्रीम के एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन पे आपको खास फोकस करने की ज़रूरत है, सो दैट आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर पाओ। और अगर आप स्टेम डोमेन के नहीं हो, आप किसी और डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हो, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट में अपना नाम और डोमेन का नाम लिख दो, सो दैट मुझे आइडिया मिल जाए कि आप में से कितने लोग किस डोमेन के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज़ डोमेन का है और ह्यूमैनिटीज़ डोमेन के ज़्यादा कमेंट्स आते हैं मेरे पास, तो इसके बाद मैं ह्यूमैनिटीज़ डोमेन के इस वीडियो के बाद मैं ह्यूमैनिटीज़ डोमेन के एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस डिस्कस करूँगा। और अगर हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल वाले बच्चों ने ज़्यादा कमेंट किया, देन इस डोमेन को लेके मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस डिस्कस पहले करूँगा। यानी कि जिस डोमेन के बच्चे ज़्यादा होंगे, ज़्यादा कमेंट करेंगे, मुझसे सवाल पूछेंगे, उस डोमेन की एंट्रेंस एग्ज़ाम सबसे पहले डिस्कस की जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द जुड़ जाओ, सो दैट आप एसओसी के एडमिशन से रिलेटेड हर एक अपडेट सही से आपको टाइम पे मिलती रहे, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सही से करवाई जाए, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर पाओ। क्योंकि मेहनत अगर सही जगह पे की जाए तो उसका फ़ायदा होता है, उस मेहनत की वैल्यू होती है। क्योंकि मेहनत एक रिक्शे वाला भी करता है और मेहनत एक कंपनी का सीईओ भी करता है, लेकिन दोनों के मेहनत के रिजल्ट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर मेहनत करनी है तो सही जगह पे की जाए, उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए जिनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, सो दैट यू कैन ईजिली क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम एंड सिक्योर अ सीट इन द वन ऑफ द एसओसीज। तो चलो अब हम स्टेम डोमेन की क्लास 11 में एडमिशन ले रहे स्टूडेंट्स की एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के सिलेबस की बात करते हैं, उसके बाद हम नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के सिलेबस की बात करेंगे। तो जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, वी हैव ओपन्ड अ पीडीएफ कंटेनिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 11 स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एसओएससी एंट्रेंस टेस्ट फॉर स्टेम डोमेन, जो कि मेडिकल स्टूडेंट वाले बच्चे हैं। उनके अभी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो कि इस वीडियो में मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट दोनों के ही एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। द कंसेप्ट टू बी रिवाइज फॉर लाइव प्रोसेसेस, आपको लाइव प्रोसेसेस चैप्टर है, उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको आपको रिवाइज करना है। सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपका जो ऑटोट्रॉप्स हैं, अमीबा है और ह्यूमन है, इनके न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है उसको आपको ठीक तरीके से रिवाइज करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद रेस्पिरेशन में एरोबिक एनारोबिक क्या होता है, दोनों की डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको अच्छे से आना चाहिए। इन ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है वो किस तरीके की होती है, वो भी आपको ठीक तरीके से आना चाहिए। अगर डायग्राम है बुक में तो आपको डायग्राम भी ठीक तरीके से आना चाहिए, सो दैट उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्टली डायग्राम बनाना तो नहीं आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड इन ह्यूमंस, ये भी ठीक तरीके से आप कर लेना। एक्सक्रेटरी सिस्टम ह्यूमंस के अंदर और प्लांट के अंदर डायग्राम भी ठीक तरीके से आप देख लेना, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये 4 टॉपिक हैं लाइव प्रोसेसेस चैप्टर के जो कि आपको पढ़ने हैं। इन चारों टॉपिक से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, द कॉन्सेप्ट टू बी रिवाइज्ड फॉर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आर। इसमें है 2, 2, 4, 2, 6 टॉपिक हैं इसमें, और ये 6 के 6 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ, मेरी ऑफिशियल एसओएससी ऑफिशियल से डायरेक्ट बात हुई थी, उन्होंने मुझे ये
पीडीएफ भेजा था और फिर मैं ये पीडीएफ आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो आप इस पीडीएफ के ऊपर फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो। ये वाले टॉपिक्स को ठीक तरीके से रिवाइज करना है। तो देखते हैं इस चैप्टर में डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स हैं, इसको ठीक तरीके से पढ़ना है आपको। ये बुक खोल लेना आप अपने सामने, और ये जो जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ इनको ठीक तरीके से राइट डाउन कर लेना। अपनी कॉपी में एक नोट्स बना लेना कि आपने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, रोल्स ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इनके नोट्स बना लेना। आप वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हो। और नेक्स्ट चैप्टर वी हैव हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। मेंडल्स पी एक्सपेरिमेंट आपको याद आ गया होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो सेक्स डिटरमाइन करती है, एक्स वाई, वो सारा आपको ठीक तरीके से एक्स वाई और एक्स वाई का जो होता है कॉम्बिनेशन, उसको ठीक तरीके से आप नोट्स बना के रिवाइज कर लेना। स्पेशिएशन, ह्यूमन एवोल्यूशन एंड फॉसिल्स, these are the important topics from heredity and evolution chapter. Now we move to the next chapter. The concept to be revised for control and coordination are structure and functional of neuron, बहुत important है, reflex arc, human brain, chemical coordination in plants, chemical coordination in human, again ये बहुत ज़्यादा important है। इसके भी डायग्राम बहुत important है, इसको ठीक तरीके से पढ़ लेना आप। द कॉन्सेप्ट टू बी रिवाइज फॉर आवर एनवायरनमेंट आर, आवर एनवायरनमेंट चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर्स, इसको ठीक तरीके से कर लेना। ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, एक एक टॉपिक इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइज, तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है। तो हालांकि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नो अबाउट एसओएससी। पिछले लास्ट ईयर जब हम एडमिशन की बात कर रहे थे तो ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता नहीं थी ये बात, लेकिन इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एडमिशन लेने के लिए। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है, इवन दो द नंबर ऑफ सीट्स हैव बीन इंक्रीज्ड। तो ये सारे टॉपिक आप ठीक तरीके से पढ़ लेना। द कॉन्सेप्ट टू बी रिवाइज फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर, व्हाई डू वी नीड टू सेव रिसोर्सेज is one of the most important topic in this chapter. The 3 R's to save our environment, reuse, reduce and recycle, यही है। तो इनको भी ठीक तरीके से आप रिवाइज कर लेना। ये रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल जो तीनों हैं, इनका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। चिपको मूवमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ अरावरी फॉरेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेक होल्डर्स, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ठीक तरीके से पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा आपसे, उसके बीच में से कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे। डैम्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो पता होना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम वेरियस चैप्टर्स फॉर इन बायो। आपके मैथ्स के क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, जो मेडिकल स्टूडेंट के जो हैं उनको मैं दोबारा से बता देना चाहता हूँ कि आपके मैथ्स में क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपका सिर्फ बायो का क्वेश्चन आएगा और एप्टीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, मेंटल एप्टीट्यूड के कौन कौन से, रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो फिलहाल आप ये जो टॉपिक्स हैं इनको ठीक तरीके से आप नोट्स बना लें, इनको पढ़ें। तो अब हम स्टेम डोमेन के नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं।
तो चलो अब हम स्टेम डोमेन के नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 11 स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एंट्रेंस टेस्ट फॉर स्टेम डोमेन हु आर नॉन मेडिकल स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप नॉन मेडिकल के हो। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा आएंगे और मेंटल एप्टीट्यूड तो है ही। तो आपको इन क्वेश्चंस पे, इन चैप्टर पे, इन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट, ड्रॉ डायग्राम ऑफ बोथ। आपको मतलब कि एग्जैक्टली डायग्राम बनाना तो नहीं आएगा, लेकिन आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए किस तरीके का जो डायग्राम होता है इसका। उस डायग्राम के ऊपर आपको एक MCQ क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। ओपन क्लोज्ड सर्किट में क्या अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है डिफाइन पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज कनेक्शन, ये आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है जो हमने डायग्राम देखा था, और एक सीरीज कनेक्शन जो सीधी होती है वो क्या होती है। दोनों के डेफिनेशन ठीक तरीके से आना चाहिए। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो करंट की हीटिंग इफेक्ट होती है उसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं। 2-3 डिसएडवांटेजेस बहुत हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट, ये होना चाहिए आपको पता। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, एक डेफिनेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए आपके पास क्योंकि आप एक फिज़िक्स के स्टूडेंट हो। व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस एंड गिव इट्स यूनिट विद डेफिनेशन, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग हीट। इसके बाद है अ वायर इज़ वन, ये एक आगे आपके पास न्यूमेरिकल का क्वेश्चन। एक वायर है जो कि 1 मिलीमीटर लॉन्ग है, 0.2 mm इसकी डायमीटर है एंड इसका रेजिस्टेंस 100 ओमेगा है। इसकी रेजिस्टिविटी बताइए। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में हमारे पास है कैलकुलेट द एरिया ऑफ, एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर of length 2 meter, its resistance is 25 omega and the resistivity of material of wire is 1.84 into 10 to the power minus 6 omega। तो इसको आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए क्योंकि आपके पास ऐसा ही कुछ न्यूमेरिकल, जैसे 9-10 है, ऐसे ही आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे और नीचे ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो आपको साइड में कहीं कैलकुलेट करके आपको फिर वो ऑप्शन पे टिक मार्क करना होगा। 11th, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 120 वाट टोस्टर इन 20 मिनट्स। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी तो डिस्कस नहीं कर सकता वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं खुद डिस्कस करके बताऊं तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो कि आपको वो रिक्वायरमेंट है, सो दैट मुझे पता चले कि आपकी रिक्वायरमेंट एक्चुअल में है, तभी मैं आगे मेहनत करूँ, आगे वीडियो बनाऊँ इनके आंसर्स को लेके। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, नेम 2 मेटल विच आर हाईली रेजिस्टेंस। वाई इज टंगस्टन मेटल यूज्ड इन बल्ब्स बट नॉट इन फ्यूज वायर्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म्स वॉट एंड वोल्ट, इन दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए, दोनों में क्या अंतर होता है आपको पता होना चाहिए। अब ह्यूमन आई चैप्टर के बारे में हम देखते हैं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको ये आप एक तरीके का नोट समझ लो कि ये आपका नोट्स है। आपको इसको लिखना है, लिखना बहुत ज़रूरी है गाइस। इसको आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हो। ये सारे सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, रिमेंबर कर लो आप ये चीज़ें, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। Like the ability of an eye to focus both near and distance object by adjusting its focal length is called the power of accommodation of an eye। मतलब कि अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आ गया कि what is the power of accommodation of an eye, then you can explain and answer all these things by saying this sentence।
तो आप एक एक टॉपिक को ठीक तरीके से पढ़ लेना। देयर आर 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स इन विजन। मतलब कि अगर क्वेश्चन आता है, इससे ऑब्वियसली आता ही आता है कि व्हाट आर द कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स इन ऑफ विजन। तो आप बता सकते हो ये तीनों, मायोपिया, फॉर नियर साइटनेस। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मायोपिया क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि नियर साइटेडनेस जो होता है वो मायोपिया होता है, जिसमें कि नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती। हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। तो इन चीज़ों को आप ठीक तरीके से पढ़ लें एक एक। आई कांट डिस्कस ऑल दिस थिंग्स हियर। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। और फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर के कौन कौन से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको देखना है आपको। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज है। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस का क्या फार्मूला होता है वो आपको ठीक तरीके से आना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो इन्हें आप लिख लें, ठीक तरीके से समझ लें। फैक्ट्स दैट मैटर, ये भी बहुत देखो। मैग्नेट हैज़ 2 poles, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, like poles repels and unlike pole attract each other. You should know about all these things here. Magnetic field, the region around a magnet in which the force of attraction or repulsion produced by a magnet can be detected, which is called magnetic field. You should know about these things. क्वेश्चन आराम से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो नीचे छोटे छोटे 2-3 डेफिनेशन लिखे होंगे, या फिर ऊपर एक डेफिनेशन लिखा होगा, नीचे मैग्नेटिक फील्ड लिखा होगा, और भी कई सारे ऑप्शंस होंगे, आपको टिक मार्क करना होगा। तो क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ की। मैं आपको सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, पढ़ना आपने खुद है। मैं आपको ये मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको पढ़ाई खुद करनी है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। Magnetic field due to current carrying wire through a circular loop. Now we move to the next chapter, that is sources of energy. Conditions of the good fuels. ये आपको पता होना चाहिए कि what are the conditions of कौन कौन से जो फ्यूल्स हैं उनके अंदर क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिसकी वजह से आप उसको गुड फ्यूल कहोगे। हाई कैलोरी फ्यूल, हाई कैलोरिफिक वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू लेस स्मोक होना चाहिए उसमें। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम है, उसमें लेस स्मोक होता है। कोल है विच इज़ नॉट गुड फ्यूल क्योंकि उसमें से स्मोक बहुत सारा निकलता है। लेस रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग होनी चाहिए। ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। सो दिस आर द कंडीशंस ऑन विच वी कॉल अ फ्यूल अ गुड फ्यूल। इसके बाद है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। हाइड्रो पावर प्लांट्स आपको पता होना चाहिए, उसके डिसएडवांटेजेस पता होना चाहिए। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आपको पता होने चाहिए। सोलर एनर्जी के बारे में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए आपको। इसके बाद है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो जितने भी हैं ना ये टॉपिक्स, इनको ये ऑलरेडी इनके नोट्स बने हुए हैं, तो इनको आप शॉर्ट नहीं कर सकते। आपको इनको नोट कर लेना होगा अपनी कॉपी में, और फिर आप इनको गो थ्रू कर सकते हो, इनको दोबारा से पढ़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस इनके ऊपर से ही आएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड। तो ये सारी चीज़ें आपको ठीक तरीके से पता होना चाहिए। मैग्नेट हैज़ 2 poles, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था। शायद मैंने गलती से इस चैप्टर में मैग्नेटिक वाला डाल दिया ऊपर एक, तो आप थोड़ा सा देख लेना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, ये शायद ये रिपीट हो गया है, तो ऑब्वियसली अगर रिपीट हो गया हो तो आप उसको स्किप कर सकते हो। तो आपको ये मैग्नेटिक वाला चैप्टर शायद मैंने ऊपर डाल दिया था इलेक्ट्रिसिटी वाले में।
तो आप देख लेना ऊपर नीचे तो वो हो जाता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो दैट्स इट। आपका ये साइंस का जो नॉन मेडिकल वाले हैं ना, ये साइंस का इनका हो गया। आप इनके ही मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हो, आपके साइंस से भी क्वेश्चंस आएंगे जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री होंगे, और फिर आपके मैथ्स से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपके लिए मैथ्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उसको डिस्कस करते हैं। चलो अब स्टेम डोमेन वाले जो स्टूडेंट हैं नॉन मेडिकल के, उनके अब हम मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इस पर्टिकुलर चैप्टर के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आप एटलीस्ट ये क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही आने ही चाहिए आपको, सो दैट आप एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन द फिगर फाइंड द perimeter of the shaded region where ADC, AEB and BFC are semicircles on diameter AC, AB and BC respectively। ये रहा आपका डायग्राम। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और अगर कोई डाउट आता है देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट, और सिंपली जस्ट कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आस्क दिस क्वेश्चंस आउट देयर, वी विल हेल्प यू। हमारी पूरी टीम है आपके हेल्प करने के लिए। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, और अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न आता है या कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे या कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। पूरी टीम है, आपको बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, मैंने पर्सनली देखे हुए हैं एक क्वेश्चंस को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप कुछ नोट्स हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नहीं है, नोट्स हैं। या पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल इज पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म px ax square plus bx plus c where a0 and abc are real numbers and x is real variable is called a quadratic। मतलब कि एक पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कब कहते हैं, व्हाट आर दोज कंडीशंस, ये चीज़ें पता होना चाहिए। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दिस थिंग्स। डी की वैल्यू निकालना आना चाहिए आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो आएगा ही आएगा। अगर डी इज़ ग्रेटर दैन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। आपको ये चीज़ें याद आ रही होंगी अभी, जो आपने भी सिलेबस में पढ़ा था, आपको याद आ रही होंगी। इफ़ डी इक्वल्स 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डी इज़ लेस देन 0 नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। डी की वैल्यू एक्स की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं? डी की वैल्यू यहाँ पुट करके -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। फैक्ट्स दैट मैटर, इस चैप्टर के कुछ नोट्स हैं हमारे सामने। टेंजेंट टू अ सर्कल क्या होता है? A tangent to a circle is a line that touches the circle at any one point। For example, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ, स्ट्रेट लाइन, तो ये इस सर्कल का ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये लाइन निकल के जा रही है, तो इस सर्कल का ये लाइन जो ये टेंजेंट कहलाता है। तो इसमें भी बहुत सारे थ्योरम्स हैं, इसको आप पढ़ लेना ठीक तरीके से। कंस्ट्रक्शन के चैप्टर के देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। इसमें भी टेंजेंट के बारे में बात किया गया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में, एंगल बताया गया है। तो इनको आप ठीक तरीके से धीरे धीरे स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना लेना। सबसे पहले तो आप नोट्स बना लेना, उसके बाद पढ़ाई करना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया अब हमारे सामने। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x0 एंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0y। कि आप x एक्सिस पे या फिर y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे ये बताया गया है। इसमें डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस y1 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट फार्मूला है। सेंट्रॉइड फार्मूला, कोलिनियर पॉइंट्स,
और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल किस तरीके से निकाल सकते हैं हम। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली कम से कम 10-12 क्वेश्चन आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे आएंगे ही आएंगे। The certain ratios involved the sides of a right angle triangle are called trigonometric ratios. Suppose B is base and H is hypotenuse and B is perpendicular, then sin A की वैल्यू क्या होगी, perpendicular upon height होती है, ये तो पता है हमें। तो सॉरी perpendicular upon hypotenuse होती है, तो P upon H होता है। cos A की वैल्यू क्या होती है, base upon hypotenuse। tan A की वैल्यू क्या होती है, perpendicular upon base, PB होता है। इनका एक शॉर्टकट भी बना रखा था PH, BH और PB का, तो आपको वो शॉर्टकट्स आने चाहिए। ये पूरा टेबल आप एक बारी बना लेना ठीक तरीके से, सो दैट आप रेफ़र कर सको इनकी वैल्यूज़। लाइक sin 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cot 90 की वैल्यू क्या होती है। दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो आपको इनके आपस में रिलेशन आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या क्या होती हैं, ये सारे आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम्स पे। नॉट ओनली आपके 10th में काम आएंगे, आप जब 11th में भी पढ़ोगे 12th तक काम आते हैं ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 12th में 11th में काम आएंगे, तो इन्हें हल्के में मत लेना और इनके क्वेश्चंस आप पढ़ लेना, याद कर लेना इन्हें ठीक तरीके से। आप एक बारी अंडरस्टैंडिंग ले लोगे ना इनकी, रट्टा में लगाओगे तो आप जल्दी भूल जाओगे। आप इनको ठीक तरीके से अंडरस्टैंड कर लोगे कि cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए इक्वल्स 1 होता है और क्यों होता है, ये आपको समझ आना चाहिए। आपके ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इनको किस तरीके से डिराइव किया गया है वो भी आपको ठीक तरीके से आना चाहिए, सो दैट आप बाद में भूलो ना। लोग फॉर्मूले तभी भूलते हैं जब वो याद करते हैं उन्हें, आपको याद नहीं करना, आपको ठीक तरीके से समझना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये ठीक तरीके से आना चाहिए आपको, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। tan 0 इक्वल cot 90 इक्वल 0, ये किस तरीके से रेसिप्रोकल होता है अभी बताया था मैंने आपको, तो उसी के कुछ क्वेश्चन हैं, ये नोट्स हैं। tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स। तो ये इस चैप्टर के जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इस चैप्टर के कुछ नोट्स हैं, आप इसको ठीक तरीके से लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ नेक्स्ट वी हैव पॉलिनोमियल चैप्टर। बेसिक कॉन्सेप्ट इसके शुरुआत में है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के इज दैट टू बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इफ pk इज 0। तो आप इनके जो डायग्राम्स हैं इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रखा है आपको, और ये चीज़ें, ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आपको समझ आने चाहिए। आप ये नोट्स लेके अपने टीचर के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको बहुत जल्दी समझा देंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो अनटिल आई एम हियर फॉर यू। आप मुझसे भी ये सारे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक उठा के स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो कि सर मुझे ये सेकंड पार्ट समझ नहीं आया, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, आई विल एक्सप्लेन यू, या मैं एक्सप्लेन कर दूँगा या मेरी टीम में से कोई भी एक्सप्लेन कर देगा तुम्हें। तो इस चैप्टर के ये हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि ये क्वेश्चन है, आप पहले खुद से ट्राई करें, अगर ना होता है तो फिर आप सोल्यूशन देखें। एंड नाउ वी हैव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। इस चैप्टर के नोट्स यही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या था, सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रेसिडिंग टर्म बाय एडिंग अ कांस्टेंट क्वांटिटी टू इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। A sequence is also called a series if its terms are connected by a signs of addition or subtraction। nth term of an quadratic progression, an की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, Sn की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, ये चीज़ें आपको ठीक तरीके से पता होनी चाहिए। an किस तरीके से भी निकाल सकते हैं, an इक्वल Sn माइनस Sn माइनस 1। अब आता है स्टैटिस्टिक चैप्टर। स्टैटिस्टिक चैप्टर भी
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास मार्क कैसे आप डिफाइन करोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, और देन वी हैव मीडियन, मोड, मीन किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये सब आना चाहिए आपको। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनके फार्मूलों को आप इजीली मत लेना। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, ये सारे फार्मूले आने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं, इन पे थोड़ा टाइम देना, नोट्स बना लेना और इनके क्वेश्चंस ठीक तरीके से कर लेना। राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के फार्मूले हैं यहाँ पे। राइट सर्कुलर कोन आ गया, फ्रस्टम और ऑफ राइट सर्कुलर कोन। देन वी हैव ट्राइंगल्स। ट्राइंगल में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसमें सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। Two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. Like अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दूँ और यहाँ पे एक बड़ा ट्राइंगल बना दूँ, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, यहाँ पे ये सेकंड वाला एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, लाइक 90 डिग्री है। और इसके जो साइड्स हैं ये भी प्रोपोर्शनल हैं। Then we can say that these two triangles are similar. Basic proportionality theorem आपको ठीक तरीके से आना चाहिए। In a triangle, a line is drawn parallel to one side to intersect other sides in distinct point. Divide the two sides in the same ratio. ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो फिर आई होप आपको ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स समझ आ गए होंगे और आप इनके नोट्स ठीक तरीके से बना लें अच्छी राइटिंग में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में राइटिंग ख़राब कर देते हैं नोट्स बनाते टाइम, जिसकी वजह से हमें वो नोट दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता। तो मैं ये कहूँगा, आपको सजेशन है, क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं आपको ये स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आप राइटिंग अच्छे से बनाएं। इन नोट्स को बनाते समय, फॉर्मूले लिखते समय आप एक शीट पे, मतलब एक पेज पे आप ये जो नोट्स हैं इनको बना के रख लें और इनको अपने जेब में लेके, कहीं भी जाना हो आप जेब में लेके घूमें इसे, और आप कभी भी दिन में 2-4 बारी 10 बारी इसको निकाल के देख लें, जिससे कि आपके दिमाग में बैठा हुआ रहे ये सारे फॉर्मूले। सो आई होप आपको मेरे ये जो पढ़ाने का तरीका है ये समझ आ रहा होगा। आप मेरे दिए गए जो भी एडवाइस हैं आपको ठीक लग रहे होंगे, और ये नोट्स आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नोट्स पसंद आए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और अपडेट के साथ। कुछ नए जो दूसरे डोमेन के बच्चे हैं उनके एंट्रेंस सिलेबस भी लेके आना है मुझे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी तैयारी को बेस्ट रखें, आपके फाइनल एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं और आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी है, तो दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है आपको। लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम्स में बस आपको भी फ़िलहाल पास होना है। आपको ज़्यादा स्कोर करने का प्रेशर अब हट गया है, क्योंकि वो चीज़ आपको, जैसे कि अगर आप अभी 11th में एडमिशन लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपके अभी 9th के मार्क्स देखे जा रहे हैं और 10th में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप बस पास हो जाएं। तो आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हो स्टेम डोमेन में, तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करो और फाइनल एग्ज़ाम्स को थोड़ा सा आप लाइटली ले सकते हो, कि सो दैट आप जस्ट बस पास हो जाओ और एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स, अगर आप मेडिकल डोमेन के हो
स्टेम में मेडिकल स्ट्रीम के हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बायो पे फोकस करना है फ़िलहाल, और अगर आप नॉन मेडिकल के हो देन आपको मैथ्स और फिज़िक्स के जो चैप्टर्स हैं उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्टेम डोमेन के मेंटल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो फ़िलहाल आप इन दिनों जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो बायो के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ाई कर लें, उसके नोट्स बना लें और उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, और फिर जब मैं आपको मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा तो आप उनके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।